everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So in this video, we are going to see that how we can score a perfect 100 in class 12th economics. Now ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, हार्ड सब्जेक्ट लगता है एंड आई वॉज वन ऑफ देम. तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी दैट मैंने किस तरह से इस चीज़ को टैकल किया, किस तरह से मैंने कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया, ठीक है. सो लेट्स move towards some tips and strategies that I followed for my preparation and trust me अगर ये सारी चीज़ें आप भी follow करते हैं it will help you guys as well. So let's start. तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो सब्जेक्ट्स आते हैं, दैट इज दो बुक्स हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. इंडियन इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल है, ठीक है, इसमें लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों तरह की बुक है, ठीक है. अब मुझे पर्सनली इंडियन इकोनॉमिक्स ज़्यादा इजी लगती थी, ठीक है, बिकॉज इसमें थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा था जिसमें मैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेती हूँ. वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती थी, ठीक है, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना होता था, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सॉल्व करने होते थे. मोर ओवर इसमें फॉर्मूलाज बहुत सारे थे. सो लेट्स सी किस तरह से हम दोनों को एक तरह बैलेंस करके चल सकते हैं एंड स्कोर अ परफेक्ट 100 इन आवर एग्जामिनेशन. तो देखो, सबसे पहले आई वुड सजेस्ट दैट आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, वो देख लो. अब जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है इसमें अगर हम देखें तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स ये 10 मार्क्स का है. अपार्ट फ्रॉम दिस डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये 12 मार्क्स का है. सो ऑब्वियसली दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. इसके बाद मनी एंड बैंकिंग कवर्स 6 मार्क्स, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी कवर्स 6 मार्क्स, अगेन BOP दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इट ऑल्सो कवर्स 6 मार्क्स, ठीक है. तो आई वुड सजेस्ट दैट अगर आपको परफेक्ट 100 स्कोर करना है ना, तो सारे जो भी यूनिट है, सारे चैप्टर्स को इक्वल अटेंशन देनी है. बट अगर अभी तक सिंस हमारे पास काफ़ी कम टाइम बचा है प्रेपरेशन के लिए, आपने अभी तक अच्छे से प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, देन आप ऐसे टॉपिक्स जो ज़्यादा मार्क्स कवर करते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसमें चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन नहीं दे रखा है, यूनिट वाइज दे रखा है. और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हमारी ये है, दैट इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि 20 मार्क्स का है. देन 8 मार्क्स का हमारा है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया. इसमें हमारा जो इंडिया है उसका कंपैरिजन किया जाता है चाइना और पाकिस्तान के साथ. देन 12 मार्क्स का है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें LPG पॉलिसी आती है, ठीक है. सो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. यहाँ पे तो हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट वाइज सेग्रीगेशन दे रखा है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्लियर सेग्रीगेशन बता रखा है मार्क्स का, ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले इसमें NCERT की कोई ज़रूरत नहीं है. मैंने पूरे साल बिल्कुल भी NCERT से पढ़ाई नहीं करी थी. मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बुक से पढ़ाई करी और वही बुक मेरे स्कूल में भी पढ़ाई जाती थी, दैट इज संदीप कार्क, ठीक है. काफ़ी अच्छी बुक है. सबसे पहली बात, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है. काफ़ी सारे PYQs भी हैं. नाउ न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया. सो हमें दोनों में एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक हम थ्योरी अच्छे से नहीं समझेंगे, कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी दैट अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करो. नाउ यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बिकॉज एक ही मेथड के कई सारे फॉर्मूलाज हमें दिए गए हैं. सो एक छोटी सी हैंड बुक काइंड ऑफ समथिंग बना लो फॉर्मूलाज की, ताकि आप एक बार उठाओ, आधे घंटे में सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लो, ठीक है. सो ये थोड़ा सा एफर्ट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा फॉर्मूलाज पे. इसके अलावा मेक नोट्स. यहाँ पे क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी बच्चे समझते हैं दैट इट्स ऑल अबाउट न्यूमेरिकल, नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है. बट जब तक आप वो कंसेप्ट को अपने आप नहीं लिखेंगे, रीज़न कि ऐसा क्यों है वो अपने हाथों से नहीं लिखेंगे, तब तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे.
सो मेक नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाइए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, ये जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं और डायग्राम्स हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कवर करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आई वुड सजेस्ट जितने भी ग्राफ्स हैं बुक में, जितने भी डायग्राम्स हैं, वो सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उनको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करके जाना, अदरवाइज एग्जाम में हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी साइड पे क्या लिखना है, ठीक है। और उनका जो एक्सप्लेनेशन है उसे भी कम से कम 2 से 3 बार खुद से लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम एग्ज़ाम में भूलें ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेबल्स बहुत सारी हैं, ठीक है। इन टेबल्स की एक्सप्लेनेशन और इन टेबल्स के थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व करना, कई बार आपसे एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, तो इस तरह के टेबल्स को बनाने की आदत आपको होनी चाहिए। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, दैट एक ही कंसेप्ट के कई सारे नाम हैं, वो सारे नाम आपको पता होने चाहिए। स्पेशली अगर सारे नहीं याद हो पा रहे हैं तो जो मेन 3-4 नाम हैं वो तो याद होने ही चाहिए, बिकॉज ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। और अगर न्यूमेरिकल में ऐसा कोई नाम आ गया जो आपने नहीं पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन के काफ़ी सारे नाम हैं, सो आई वुड सजेस्ट वो सब नाम आपको पता होने चाहिए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो ये सारी टिप्स थी फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें अच्छे से आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कंसेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा, कंसेप्ट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। आंसर राइटिंग, आंसर को किस तरह से फ्रेम करना है, यहाँ पे वो वाली आर्ट भी चाहिए, अ गुड आंसर राइटिंग, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है, एंड इंडियन इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या है, लेंथी पैराग्राफ्स में इंफॉर्मेशन दे रखी है, पॉइंट में सेग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, विच एक्चुअली मेक्स इट वेरी कंफ्यूजिंग, एंड दैट्स द रीज़न बच्चे क्या करते हैं, वो गाइड की तरफ जाते हैं। बट यहाँ पे आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, खुद के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे टू सेग्रीगेट दोज पैराग्राफ्स इनटू टॉपिक्स, सब टॉपिक्स एंड पॉइंट्स, एंड देन फ्रेम योर ओन आंसर, ठीक है। सो मेक योर ओन नोट्स। जो भी ऑनलाइन आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं उनको बिल्कुल भी रेफर नहीं करना, खुद के नोट्स बनाने हैं। दैट विल इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्ट क्लैरिटी एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस, I always say that चैप्टर पढ़ने से पहले always refer to previous year questions, because हमें पता लगता है कि कौन कौन से important topics हैं जहाँ से हर साल question repeat होते ही हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है, बिकॉज हमें एक ये आइडिया भी मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। जैसा मैंने बताया दैट आपको खुद से पॉइंट वाइज सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सो डिवाइड द पैराग्राफ्स इनटू पॉइंट्स। लाइक आप देख सकते हैं, आई हैव सपोज ये है टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू पॉइंट्स, दैट फर्स्ट पॉइंट विल बी दिस, सेकंड पॉइंट विल बी दिस, थर्ड पॉइंट विल बी दिस। तो इस तरह से यू हैव टू मेक एफर्ट्स, पॉइंट में डिवाइड करो। जो भी आपको लगता है दैट ये हेडिंग बन सकता है मेरे इस पॉइंट की या इस टॉपिक की, हाईलाइट इट विद अ हाईलाइटर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप पोस्ट इट यूज कर सकते हैं लाइक दिस, जहाँ पे एक बहुत छोटे से एरिया में आपकी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कन्फाइन हो जाती है, एंड जब आप रिविजन करने बैठेंगे ना तो पूरा पेज आप एक पोस्ट इट से रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। सो यू कैन यूज पोस्ट इट टू राइट योर मेन पॉइंट्स। नाउ अगेन, डोंट गो फॉर एनी गाइड। होता क्या है, कीवर्ड्स मिसिंग होते हैं, और ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनके लिए ही हमें मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई में, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रिफर टू एनसीईआरटी, कीप हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स एंड रिपीटेड रिविजन करो, ठीक है। छोटे छोटे ब्रेक्स में हर टॉपिक रिवाइज करते जाओ, ताकि आप फिर एग्जाम टाइम में भूलो ना और आपको जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। गॉट इट। नाउ डेट्स, बहुत सारी डेट्स हैं हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स में, स्पेशली जो हमारा पहले जो 2 चैप्टर्स हैं,
ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद वाला चैप्टर, और जो बिल्कुल लास्ट चैप्टर है जिसमें हम इंडिया का कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ। काफ़ी सारी डेट्स आती हैं, सो डेट्स के लिए एक अलग आप नोटबुक बना सकते हैं, ठीक है, लाइक पतली सी नोटबुक जिसमें आप सारी डेट्स लिखें। कई बार क्या होता है, हम तीनों कंट्रीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कंट्री की पॉलिसी कब आई थी। सो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बार बार डेट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। एंड जैसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, आप लाइक जो पोस्टेट आते हैं, स्टिकी नोट्स आते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। डेट्स को लिख के अपनी टेबल के आगे उन्हें पेस्ट कर लो ताकि वो आपके माइंड में बार बार रिवाइज होते रहे, ठीक है। नाउ रीड द टेबल्स, दे आर आस्क्ड फॉर एनालिसिस। आपकी जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक्स की, पर्टिकुलरली जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है, उसमें से काफ़ी सारी टेबल्स आती हैं एनालिसिस के लिए। एनालिसिस में आपको क्या करना होता है, जो टेबल में कंटेंट दिया है आपको उसे वर्ड्स में लिखना है, और क्यों वो चीज़ हुई है, वो फिनोमेना क्यों अकर हुआ है, वो जो पॉपुलेशन रेट है क्यों डिक्रीज हुआ चाइना में, आपको उस तरह के रीजंस स्टेट करने पड़ेंगे। और ये रीजंस आप तब लिख पाएंगे जब आप अपनी एनसीईआरटी थॉरली पढ़ेंगे और अपनी कंसेप्ट की क्लैरिटी को बहुत अच्छा रखेंगे। तभी आप सारे रीजंस बिल्कुल अच्छे से टू द पॉइंट आंसर लिख पाएंगे। गिव अ रीडिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इनसाइड साइड बॉक्सेस। काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं, ग्रे कलर के बॉक्सेस हैं, ठीक है। आई थिंक हर चैप्टर में देयर आर साइड बॉक्सेस, सो उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है डोंट मिस देम। सबसे पहली बात, जो आपका मेन कंसेप्ट है, ठीक है, अगर उसमें से क्वेश्चन बनता है आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में, जो आपके आंसर को इन्हांस करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस CUET में इन बॉक्सेस से क्वेश्चन आते हैं, सो आपकी CUET की प्रेपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। सो ये साइड बॉक्सेस बिल्कुल भी मिस नहीं करने, थिंकिंग कि ये यूजलेस है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अगर आपको परफेक्ट 100 चाहिए अपने एग्जाम में, तो आपको बुक में से कुछ भी मिस करके नहीं जाना है, सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। So these are some tips for Indian economics. Now this is it from my side for economics subject, and guys trust me, अगर ये सारी टिप्स आप अच्छे से फॉलो करते हैं ना, देन डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा क्विक और फास्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. Make sure you subscribe to the channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. So thank you very much for watching and see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.